एक लेडीज महिला कांस्टेबल होती है जिसके ऊपर जिन आता है। अब जब जिन आता है तो महिला उस जिन से काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। दरअसल जब भी उसके ऊपर जिन आता है तो उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है और जब वो सुबह उठती है तो देखती है वो बिल्कुल खुद को नग्न पाती है। देखते ही उसके बदन में एक भी कपड़ा नहीं है और उसके बदन में यहाँ वहाँ गहरे निशान होते हैं। ऐसा लगता है किसी ने बड़ी बेदर्दी से जानवरों की तरह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया है। अब वो बिल्कुल महिला हर रोज उसके साथ यही होने लगता है। खुद को वो हर रोज सुबह उठती तो खुद को नग्न पाती। अब महिला भी परेशान कि आखिर में ये उसके साथ क्या हो रहा है। तो दोस्तों इस कहानी को अगर आपको पूरा जानना है तो वीडियो के अंत तक बने रहना होगा कि आखिर में ये कैसा जिन था जो उस महिला के ऊपर आता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और जब वो महिला सुबह सोकर उठती है तो खुद को नग्न पाती है। तो दोस्तों ये कहानी काफी ज्यादा रोचक है, काफी ज्यादा दिलचस्प है और दिल को दहला देने वाली भी कहानी है। तो इस घटना को पूरा जानना है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आदाब श्रोतेगण नमस्कार, हाजिर हूं मैं एक बार फिर आपके सामने। आदाब श्रोतेगण नमस्कार, तहलका 24 न्यूज में स्वागत है आपका। उम्मीद है तहलका 24 न्यूज की फैमिली अच्छी होगी, मस्त होगी, स्वस्थ होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी ही घटनाएं हम आपके लिए लाते रहते हैं। इस घटना का जिक्र करूं इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप जो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए फिर ज्यादा देर न करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। इस घटना की जो शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है बागपत। बागपत जिले की ये घटना है। बागपत जिले में एक महिला लेडी कांस्टेबल की ड्यूटी लगती है। बड़ी ईमानदारी, वो महिला बड़ी खूबसूरत होती है और जितनी खूबसूरत थी उतनी ईमानदारी से अपना वो काम करती है। अब जान रहे हैं कि जो पुलिस की ड्यूटी होती है वो कितनी ज्यादा कड़ी ड्यूटी होती है। पुलिस की जो ड्यूटी होती है वो 24 घंटे की ड्यूटी होती है। ऐसे में जब भी उसको थाने से किसी भी वक्त फोन आ जाता, रात में कभी 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, तो महिला को जाना पड़ता। अब महिला बहुत ईमानदार थी तो कभी कोई बहाना नहीं करती। जब भी उसके अफसर उसको किसी काम से बुलाया जाता, महिला न रात दिखती न दिन दिखती, वो अपनी ड्यूटी पर जाकर तैनात हो जाती। ऐसे में जो भी अधिकारी थे वो रंजू से कहीं ना कहीं बहुत खुश थे और रंजू से कहते थे कि आगे चलकर तुम बहुत बड़ी अधिकारी बनोगी और जो तुम्हारा ट्रांसफर है काफी अच्छे पद पर होगा और जल्दी ही तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि जो तुम काम है बड़ी निष्ठा और बड़ी ईमानदारी से करती हो। तो रंजू की ईमानदारी के चर्चे पूरे थाने में थे। ऐसे में वहां पर एक लड़का था जिसका नाम मोहन होता है की थी लेडीज महिला कांस्टेबल, उसका नाम रंजू था। रंजू को उस मोहन कांस्टेबल से प्यार हो जाता है। अब दोनों अपने परिवार वालों को एक दूसरे से मिलाते हैं और दोनों के जो परिवार वाले थे दोनों काफी पसंद आते हैं। अब दोनों की शादी हो जाती है और दोनों की शादी हो जाती है तो वहीं बागपत जिले में दोनों की पोस्टिंग थी और दोनों हंसी खुशी काफी रहने लगते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक चल रहा था। फिर ऐसे में जो मोहन था काफी ज्यादा बीमार हो जाता है और काफी ज्यादा बीमार हो जाता है तो जो रंजू थी अपने पति से कहती है कि आप एक काम करो, आप घर पर ही रहो, कुछ दिन आराम करो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं अपनी भी ड्यूटी करूंगी और आपकी भी ड्यूटी करूंगी। ये अच्छी बात है कि हम दोनों की ड्यूटी एक ही थाने में है। अब वो जो उसका पति है मोहन, वो घर पर ही रुककर आराम करने लगता है। वो धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा था कि तभी उसके घर में एक खुशखबरी आती है। जो रंजू गर्भवती हो जाती है और जब ये बात वो मोहन को बताती है तो मोहन बहुत ज्यादा खुश होता है और मोहन के मम्मी पापा और रंजू के मम्मी पापा भी काफी ज्यादा खुश होते हैं कि हमारे घर में नाती पोता आने वाले हैं। दोनों काफी ज्यादा खुश थे। फिर जो रंजू की डिलीवरी की डेट निकलती है और रंजू एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को जन्म देने के साथ साथ जो मोहन था वो भी ठीक हो जाता है। मोहन की ड्यूटी एक चोर को पकड़ने में लगती है। तभी वहां पर एक चोर को पकड़ रही थी। जो चोर था तभी वहां से छुड़ाकर भागने लगता है और दोनों के बीच में जान फायरिंग होने लगती है। तभी एक गोली उसमें से मोहन को लग जाती है। मोहन को मौके पर अस्पताल पहुंचाया जाता है लेकिन उसी अस्पताल में मोहन दम तोड़ देता है और रंजू भी उस वक्त वहां पर मौजूद थी। उसकी मौत से रंजू को काफी सदमा लगता है क्योंकि वो उसका पति ही नहीं उसका प्रेमी था। बहुत ज्यादा रंजू मोहन से प्यार करती थी लेकिन कहते हैं कि भगवान को ना जाने क्या ही मंजूर, ना जाने रंजू की खुशियों को किसकी नजर लग गई थी कि उसका जो घर है देखते देखते तबाह हो गया। रंजू रो रो कर कहती है कि भगवान तुमने मेरे साथ क्या किया, मेरे बच्चे पर भी तुमको दया नहीं आई। अभी तो वो पापा पापा बोलना भी
सीख नहीं पाया था। जब वो पापा पापा बोलेगा तो मैं क्या कहूंगी कि उसका पापा कहाँ है। रंजू ये कहकर बहुत रोती। रंजू के सास ससुर भी उसको बहुत सांत्वना देते कि बेटी अब जो भी हो गया है तुम्हें अपना और अपने बच्चे के लिए जीना पड़ेगा और अपना और अपने साथ साथ अपने बच्चे का भी ख्याल रखना होगा। तुम्हें धैर्य से काम लेना पड़ेगा और साहस से काम लेना पड़ेगा। ऐसे कब तक तुम रोगी। फिर जो रंजू थी वो कहती है कि मेरा अब जीने का मन नहीं करता है, मैं क्या करूंगी जीकर। फिर कहती है क्यों, तुम्हारे पास मोहन की प्यार की निशानी है, तुम्हें अपने बेटे के लिए जीना है। बहुत उसके माँ बाप सास ससुर समझाते हैं तो जो रंजू थी वो थोड़ा धैर्य बांधती है और ये खुद को समझा के वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है। अब वो अपनी ड्यूटी भी निभाती है और अपने जो माँ का फर्ज है कहीं ना कहीं अब उसके पर जो जिम्मेदारी थी वो एक माँ की भी थी, एक बाप की भी थी। अब वो दोनों की जिम्मेदारी निभाती है और अपने बेटे की परवरिश करने लगती है। धीरे धीरे फिर वक्त बदलता है। कहते हैं कि जो वक्त है कभी एक जैसा नहीं रहता। अगर खुशी है तो गम भी आएगा, गम है तो खुशी भी आएगी। अब रंजू फिर धीरे धीरे उसका बेटा है बड़ा होने लगता है। रंजू में जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे वैसे वो अपने गम से बाहर निकलती है और अपने बेटे के साथ खुश रहने लगती है। उसका बेटा 5 साल का हो जाता है। को भी मरे 5 साल हो गए थे। ऐसे में भी अपना दर्द भूल के एक बार फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करती है। हंसी खुशी दोनों माँ बेटे रहने लगते हैं और रंजू अपनी दुनिया थी जो उसकी सारी उसके बेटे में ही थी। अपने बेटे के साथ खुश रहती, मगन रहती, उसके साथ खेला करती, अपनी ड्यूटी करती। अब रंजू की जिंदगी बहुत ज्यादा बदल चुकी थी। रंजू बहुत ज्यादा खुश थी। रंजू का सपना था कि वो अपने बेटे को IAS अफसर बनाएगी। उसके लिए वो दिन रात मेहनत करती, पैसे जोड़ती और अपने बेटे को पढ़ाती लिखाती। 5 साल का उसका बेटा हो गया था तो अपने बेटे का वो एडमिशन भी करा देती है। LKG में उसका बच्चा पढ़ने लगता है। ड्यूटी से वो आती तो अपने बच्चे को वो पढ़ाती, पढ़ाने के बाद बच्चे को खाना खिलाती और दोनों खाना पीना खाकर फिर माँ बेटे दोनों मस्ती करते, फिर सो जाते। पहले की तरह उसकी जिंदगी खुशहाल और सामान्य हो गई थी। लेकिन फिर से रंजू की जिंदगी में न जाने भगवान को क्या मंजूर था कि फिर से रंजू की जिंदगी में एक बार फिर से गम आता है और आधी तूफान की तरह आता है। एक बार फिर से रंजू टूट जाती है। रंजू का बेटा छत पर खेल रहा था, तभी वो छत पर से गिर जाता है। जो नौकरानी थी वो देखती है तो आनन फानन में पहले तो उसको अस्पताल में भर्ती कराती है, फिर रंजू को फोन करती है, बताती है कि आपका बेटा मैडम छत पर से गिर गया है। और ऐसे में जब रंजू ये बात सुनती है तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तभी वहां पे जो उसके सारे सिपाही दोस्त होते हैं वो रंजू से पूछते हैं कि मैडम क्या हुआ, तो वो कुछ बताती नहीं है। फिर रंजू को वो पानी पिलाते हैं तो रंजू अपना बेटा बेटा कहकर चिल्लाने लगती है और अस्पताल की ओर भागती है। तभी जो सिपाही थे वो भी उसके साथ जाते हैं और रंजू अपनी माँ को फोन करती है और कहती है कि माँ तुम जल्दी बागपत आ जाओ। और उसकी माँ भी आनन फानन में बागपत आ जाती है, अस्पताल जाती है, अपने बेटे को देखती है, डॉक्टर से पूछती है कि मेरे बेटे को क्या हुआ है। तो जो डॉक्टर है वो कहता है कि जो तुम्हारा बेटा है वो बहुत ज्यादा गंभीर हालत में है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर कुछ करामात कोई कर सकता है तो वो भगवान ही कर सकता है। भगवान से प्रार्थना करो, अब कोई कुछ भी कर सकता है तो भगवान कुछ कर सकता है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अब रंजू काफी ज्यादा पहले से ही टूटे तोड़े मंदिर जाती है और मंदिर में सर पटक पटक के रोने लगती है और भगवान से कहती है, हे भगवान तुम क्या चाहते हो, क्या तुमको मेरी खुशियां देखी नहीं जाती? एक बार तुमने मेरे पति को छीन लिया, अब तुम मेरे बेटे को भी मुझसे दूर करना चाहते हो। भगवान मैं ये होने नहीं दूंगी। अगर एक बार तुमने मेरे बेटे को भी मुझसे छीन लिया तो मैं कसम खाती हूँ तुम्हारी कि ये तुम्हारे दर पर मैं अब दोबारा कभी नहीं आऊंगी और तुम्हारे दर पर ये मेरा आखिरी आना होगा। भगवान मुझे मेरा बेटा वापस लौटा दो, वरना मैं इसी मंदिर में खुद के प्राण दे दूंगी। फिर यह कहकर वो जोर जोर से मंदिर में सर पटकने लगती है। तभी वहां पर पुजारी आता है और उससे कहता है, बेटी मैं जान रहा हूँ कि तुम्हारे पर इस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और तुम्हें धैर्य से और भगवान पे भरोसा करना पड़ेगा। भगवान सब कुछ ठीक कर देगा, तुम परेशान मत रो। वो कहकर वो रंजू के माथे से खून निकलता है तो उसको वो पट्टी बांधता है और कहता है, बिटिया ये प्रसाद ले जा, तू अपने बेटे के पास रख देना, देखना भगवान चमत्कार करेगा। फिर क्या था, रंजू
अस्पताल में जाकर अपने बेटे के अच्छे होने का इंतजार करती। ऐसे ही करते करते एक हफ्ते का वक्त बीत जाता है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारा जो बेटा है वो कोमा में चला गया है। अब जब वो होश में आएगा तभी हम कुछ कह सकते हैं और तभी कुछ बता सकते हैं। अब ऐसे में जो रंजू थी, उसकी जो माँ थी, रंजू को समझाती है कि बेटा तुम्हें ड्यूटी भी करनी है, ड्यूटी नहीं करोगी तो अस्पताल में भी रोज रोज इतना पैसा लग रहा है, ये पैसे कहाँ से आएंगे। बेटी धैर्य रखो, तुम ड्यूटी करो, हम लोग तो है ही यहाँ, देख रहे हैं तुम्हारे बेटे को। अब ऐसे में जो रंजू थी वो ड्यूटी जाती और ड्यूटी से होकर अस्पताल में सारा दिन उसका बीतता और वो दुख की तुम्हारी वो वैसे ही थी, बस वो दिन रात भगवान को ही कोसती रहती। तभी जो उसकी दोस्त थी रंजू से कहती है कि रंजू मुझे लगता है कि तुम्हारे बेटे के ऊपर, तुम्हारे घर परिवार के ऊपर एक बुरा साया है। कहते हैं कि अगर आज कोई महिला कमा रही है तो उसके जितने दोस्त नहीं होते, दुश्मन उसके होते हैं। इंसान को हंसता खेलता देख नहीं सकते हैं। आजकल जो टोने टोटके हो गए हैं वो आम से हो गए हैं। तो रंजू को ये बात भी सही लगती है कि हाँ यार तुम सही कह रही हो कि पहले मेरे पति भी चले गए, अब में जो मेरा बेटा है वो भी इतनी गंभीर हालत में है। डॉक्टर कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल है इसकी जान बचाना। यार तुम मुझे कुछ बताओ, कोई ऐसा तुम्हें मालूम है जो मेरे बेटे को ठीक कर सकता है? कोई मौलवी हो, कोई तांत्रिक हो, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करूंगी, कुछ भी तैयार हूँ करने को। अब ऐसे में एक तांत्रिक का उसको एड्रेस देती है। उस एड्रेस पे रंजू पहुंचती है और तांत्रिक को सारी बात बताती है। तांत्रिक का जो नाम था वो जुबेर होता है। जुबेर तांत्रिक सारी बात सुनता है और जो उसे कहता है कि बेटी तुम धैर्य रखो, धीरज रखो, तुम सही समय पे आ गई हो, तुम्हारे बेटे को मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन जो मैं कहूंगा तुमको वो करना पड़ेगा। थोड़ा कठिन है। तो फिर तभी रंजू जल्दी से कहती है कि मैं कुछ भी करूंगी अपने बेटे के लिए, बस आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। फिर तांत्रिक कुछ सामान लिख के देता है, कहता है ये जो सारा सामान है और कुछ धागे हैं ये सब लेकर, कुछ दिए हैं ये सब लेकर तुम रात के 10 बजे मेरे पास आना, फिर मैं कुछ क्रिया करूंगा। तो फिर रंजू कहती है कि बाबा ये काम दिन में नहीं हो सकता है। तो बाबा कहते नहीं, जो भी तंत्र मंत्र विद्या होती है वो रात में ही कारगर होती है और रात में ही वो काम आती है, मैं रात में ही आना पड़ेगा। और फिर वो रात होने का रंजू इंतजार करने लगती है और पहले से ही सारा सामान लेकर रख लेती है। जैसे ही रात के 10 बजते हैं रंजू जुबेर तांत्रिक के पास पहुंचती है। रंजू तांत्रिक को सारा सामान देती है और जो तांत्रिक था वो सारा सामान ले लेता है और दिया को चारों तरफ उसको जला के रख देता है और फिर वहां पर वो धुआं करता है, वो कुछ खाने के लिए देता है। रंजू वो खाती है, तभी धीरे धीरे जो उसका होश था वो अपने होश खोने लगती है। फिर देखते देखते जो रंजू है वो अपना होश बिल्कुल खो जाती है। अब उसको पता ही नहीं वो उसकी दुनिया में है और उसके साथ क्या हो रहा है। फिर जब उसकी सुबह आंख खुलती है तो देखती है वो बिल्कुल नग्न है। और वो जब खुद को बिल्कुल नग्न पाती है तो बहुत ज्यादा चौंक जाती है कि ये उसके साथ क्या हुआ, ये तांत्रिक ने उसके साथ क्या किया। फिर वो उठकर कपड़ा पहनती है और तांत्रिक से कहती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। तो वो कहता है बिटिया धैर्य रखो, ये मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, ये उस जिन ने तुम्हारे साथ किया है। तुम्हारे ऊपर जिन आता है और जिन ने ही तुम्हारे पति की जान ली है और तुम्हारे बेटे को भी वो मारना चाहता है। जिन दरअसल तुमसे मोहब्बत करता है। और रात के 12 बज रहे थे, तुम क्या रात को अक्सर ड्यूटी करने के लिए अक्सर रात में सन्नाटी रातों में तुम जाया करती थी 12 बजे के बाद। तो फिर वो रंजू थी वो तांत्रिक से कहती है हाँ मुझे अक्सर किसी न किसी काम से अक्सर रात को मुझे जाना पड़ता है क्योंकि मेरी ड्यूटी ही ऐसी होती है। तो फिर तभी वो तांत्रिक कहता है बस वही तुमको उस जिन ने पसंद कर लिया और तुमको उसने कब्जा कर रखा है और वो नहीं चाहता कि कोई तुम्हारे करीब आए, इसलिए उसने तुम्हारे पति को मार दिया। अब तुम्हारा जो बच्चा है वो उसके बीच में आ रहा है, अब वो उसको मारने की फिराक में है। अब वो रंजू और परेशान हो जाती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। कहती बाबा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, किसी तरह मेरे बेटे को बचा लो, तुम कुछ भी कहोगे जो भी कहोगे मैं वो करूंगी। अब ऐसे में जो तांत्रिक था कहता है कि ठीक है तुम घर चली जाओ और उसके पास है ये कुछ और सामान है और 50,000 रुपये लगेंगे, तुम ये सब लेके सामान मेरे पास आना। और फिर वो दूसरे दिन जब रात के 10 बजते हैं वो सामान लेके 50,000 रुपये लेके वो तांत्रिक के पास जाती है। फिर जो तांत्रिक था उसके साथ कुछ क्रियाक्रम करता है, कुछ खाने के लिए देता है। फिर रंजू बेहोश हो जाती है।
अपना होश खो बैठती है। जब सुबह होश आता है तो देखती है फिर से एक बार उसके जो बदन से बिल्कुल पूरे कपड़े उतर चुके थे, बिल्कुल नग्न अवस्था में पड़ी थी। फिर एक बार परेशान हो जाती है और तांत्रिक से पूछती है कि आखिर में ऐसा कब तक चलेगा। तो तांत्रिक कहता है अब ये मैं नहीं बता सकता, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जिन है वो काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा खतरनाक जिन है, तो समय लगेगा लेकिन जल्द तुम्हारे ऊपर से भी जिन चला जाएगा, हमारा बेटा, तुम्हारे बेटे की भी जान बच जाएगी। फिर उसके बाद से जब वो तांत्रिक ये कहता है तो संतोष कर लेती है और अब फिर अपनी ड्यूटी पर चली जाती है। फिर अस्पताल जाती है। अस्पताल जाकर डॉक्टर से पूछती है कि डॉक्टर मेरा बेटा कैसा है। डॉक्टर कहता है कि अभी तुम्हारे बेटे को होश नहीं आया है और मैं कुछ कह नहीं सकता कि तुम्हारा बेटा ठीक होगा या नहीं होगा। अब फिर वो तांत्रिक को फोन करती है और कहती है कि मेरे बेटे में कोई भी सुधार नहीं है। तो तांत्रिक कहता है कि बिटिया तुम परेशान मत हो, घबराओ मत, समय लगेगा लेकिन जल्दी तुम्हारा बेटा सही हो जाएगा। अब फिर वो तांत्रिक कहता है कि अब तुमको हर रोज रात के 10 बजे मेरे पास आना होगा और अब हमें फिर से एक नई क्रिया करनी पड़ेगी। वो जो क्रिया है वो काफी ज्यादा असरदार है और देखना तुम्हारा बेटा वो क्रिया करने के बाद सही होने लगेगा। अब फिर हर रोज रात के 10 बजे वो उसको बुलाता और महिला उसके पास जाती और जब भी उसके पास जाती तो उसके साथ हर रोज वो वही करता। वो उसके साथ पहले हो रहा था, वो उसको कुछ खाने के लिए देता और धीरे धीरे वो अपना होश खोने लगती। होश खोने के बाद वो एकदम बेहोश हो जाती, उसे कुछ नहीं पता होता कि वो किस दुनिया में है। फिर उसके बाद से जब वो सुबह उठती तब वो देखती कि उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं है और बिल्कुल एकदम नग्न है। फिर वो अपना कपड़ा पहनती और अपनी ड्यूटी पर चली जाती। फिर ऐसे ही कम करते करते 4 महीने बीत जाते हैं और 4 महीने में ना उसके बेटे को होश आता है और ना ही उसमें कुछ सुधार आता है। फिर वो तांत्रिक को फोन करती है और कहती है कि अब मैं थक चुकी हूँ, अब मैं ये सब नहीं करना चाहती, मैं एक शारीरिक रूप से भी बहुत ज्यादा कमजोर हुए जा रही हूँ। कहता है कि ये उस जिन का सब किया कर आया है, वो जिन यही चाहता है कि तुम परेशान हो जाओ और अपने हालातों से लड़ो ना और वो तुम्हारे बेटे की जान ले ले। जब वो उसके बेटे का नाम लेता है तब वो अपने बेटे के मुंह में फिर जो भी जुबेर कहता, वो तांत्रिक कहता, उसकी बात मानती। अब ऐसे ही में एक दिन डॉक्टर का फोन आता है, वो कहता है कि तुम्हारे बेटे को होश आ गया है और अब जल्दी तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। अब रंजू काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो तांत्रिक को फोन करके बताती है। फिर तांत्रिक कहता है कि अब तुमको हर रोज रात के 10 बजे एकदम ठीक घड़ी देख के मेरे पास आना होगा। अब जो है वो क्रिया हम लोग फिर से एक बार करेंगे, अब क्योंकि अब तुम्हारा बेटा अच्छा हो रहा है और कहीं ना कहीं वो जो जिन है उसका जो साया है वो तुम पर से हटता जा रहा है। उसको भगाने के लिए हम लोग अब और तेजी से काम करेंगे क्योंकि जो जिन की ताकत है वो अब कमजोर पड़ रही है मेरे तंत्र के आगे। रोज रात को उसके पास जाने लगती है। तभी जो तांत्रिक था हर रोज उसके साथ वही होता जो पहले उसकी तरह हो रहा था। अब ऐसे में ये सब चीजों से कहीं ना कहीं वो बिल्कुल मानसिक तौर से और शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। एक दिन वो ये सब अपना दुख अपने एक दोस्त को बता रही थी कि यार मैं बहुत थक चुकी हूँ, मन करता है कि मैं अपनी जान दे दूं। एक तो मेरा बेटा बीमार है, उस पर तांत्रिक के पास जाती हूँ तो मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि जिससे मैं दिन पर दिन कमजोर हो रही हूँ और ये बातें मैं किसी से कह भी नहीं सकती कि मेरे पास एक जिन आता है जो मेरा शारीरिक शोषण करता है, शारीरिक संबंध बनाता है और जब मुझे होश आता है तो मैं देखती हूँ कि मैं बिल्कुल नग्न अवस्था में पड़ी हुई हूँ। अब जब ये बात उसका दोस्त सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो रंजू से कहता है कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कि तुम इतनी पढ़ी लिखी लड़की हो के भी तुम ये सब चीजों में विश्वास करती हो। वो तांत्रिक तुम्हारा फायदा उठा रहा था, तुमको बेवकूफ बना रहा था। कोई जिन तुम पे नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। तांत्रिक ने तुमको मूर्ख बनाया और तुम इतनी पढ़ी लिखी लड़की हो के भी तुम समझ नहीं पाई। तो रंजू उससे कहती है कि अगर ऐसा था तो मेरा बेटा कैसे ठीक हो गया। तो फिर वो कहता है वो डॉक्टर की करामात थी, दवा थी, तो तुम्हारे बेटे को ठीक होना ही था। अगर तुम्हारे बेटे को ठीक नहीं होना था तो तुम्हारा बेटा उसी वक्त मर जाता। फिर रंजू को भी उसकी बात सही लगने लगती है। रंजू थी वो एक प्लानिंग बनाती है कि मैं खुद देखना चाहती हूँ कि क्या सही में ये जो मेरा दोस्त कह रहा है सही कह रहा है कि क्या तांत्रिक ने मेरा शारीरिक शोषण किया। अब ऐसे में रंजू फिर जाती है और फिर वो उसको कुछ खाने को देता है, कुछ सुंघाता है, लेकिन रंजू कुछ खाती नहीं है बल्कि खाने का बहाना करती है। और वो जैसे ही बाबा इधर उधर देखता है और रंजू उसको मुंह से निकाल कर फेंक देती है।
फिर रंजू बेहोश होने का नाटक करने लगती है और फिर बाबा जब देखता है कि रंजू अपना होश खो बैठी है और बिल्कुल होश में नहीं है, उसको चेक करता है। उसको चेक करने के बाद उसके जिस्म से एक एक कपड़े उतारता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। हवानों की तरह उसको नोचता है, खींचता है, शारीरिक संबंध बनाता है। अब रंजू बिल्कुल समझ चुकी थी और कहीं ना कहीं अब वो सब सह रही थी और अब वो बाबा को सबक सिखाना चाह रही थी। फिर सुबह उठती है, कपड़े पहनती है और पहनकर अपनी ड्यूटी पर जाती है। ड्यूटी पर जाने के बाद वो अपने अधिकारी को ये सब बात बताती है। तो रंजू का अधिकारी था, वो भी उसको डांटता है, फटकारता है कि तुम इतनी पढ़ी लिखी लड़की होने के बाद भी तुम ये सब कैसे कर सकती हो। उसके बाद से जो अधिकारी था जुबैर तांत्रिक को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। अब फिर जो पुलिस वाले थे तांत्रिक को गिरफ्तार करने के लिए उसके ठिकाने पर पहुंचते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे ये खबर तांत्रिक को लग चुकी थी या तांत्रिक ने पुलिस को आते हुए देख लिया था। अब फिर क्या था, वो जुबैर तांत्रिक वहां से भाग जाता है। बहुत ज्यादा ढूंढा जा रहा है लेकिन जो जुबैर है वो कहीं भी नहीं मिलता है। पुलिस इसे चप्पे चप्पे पे ढूंढ रही है और उसके ऊपर इनाम भी रखा गया है। उसका कहीं भी अता पता नहीं है। जैसे उसकी गिरफ्तारी होगी, उसकी खबर आएगी तो हम आप तक ये खबर जरूर पहुंचाएंगे। तो दोस्तों बताइएगा कि आखिर में कैसे लोग हो गए हैं, पढ़े लिखे लोग भी ऐसे चंगुल में फंस जाते हैं तांत्रिक में। तो कहते हैं ना कि जितनी आज डॉक्टरों की भीड़ है उतनी ही ज्यादा आज तांत्रिक और अंधविश्वास करने वालों की भीड़ हो गई है। तो ऐसे अंधविश्वासों से आपको बचना चाहिए कि ताकि कोई बाबा या तांत्रिक आपका गलत फायदा न उठा दे। तो इसीलिए ऐसी घटना को सुनिए, जानिए और सतर्क रहिए ताकि कहीं ये जो रंजू के साथ हुआ है कहीं वो आपके साथ ना हो जाए। तो चलिए फिर कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा कि आपको ये घटना कैसी लगी। मिलते हैं किसी और क्राइम के साथ, किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर नमस्कार।